नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित के कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आप सभी कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए, 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के बारे में हम कक्षा 6 में जो कुछ जानकारी प्राप्त किए थे, उस जानकारी के आधार पर कक्षा 7 में हम उसके आगे और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक को निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर किसी संख्या को निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी होती है और उस रेखा के बीचों बीच हम शून्य लेते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे लिया गया है। और शून्य के दाईं तरफ हम धनात्मक संख्या लेते हैं, यानी कि प्लस वाली संख्या को लेते हैं, और शून्य के बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं, यानी कि माइनस वाली संख्या को लेते हैं। और इस प्रकार से हम किसी भी पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि अगर उसे आरोही क्रम में लिखना हो, तो आरोही क्रम यानी कि होता है चढ़ते क्रम में लिखना हो, तो आप सभी आसानी से लिख सकते हैं चढ़ते क्रम में। इसके बारे में तो आप सभी कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आरोही क्रम में संख्याओं को किस प्रकार से सजाना है। उसके बाद से देखिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे संख्या रेखा पर संख्याओं को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। आप सभी को यह दिखाई दे रहा है। तो अगर इस संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। अवरोही क्रम यानी कि होता है घटते क्रम। घटते क्रम में किस प्रकार से हम लिखते हैं, तो इसके आधार पर हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि पूर्णांक के प्रश्नावली 1.1 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, ये आप सभी देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से निम्नलिखित तापमानों को तो आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे संख्या रेखा पर निम्नलिखित स्थानों के तापमानों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है, जिसमें एक कह रहा है कि इन संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। बी कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, वो अपने को लिखना है। सी कह रहा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। डी कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो चलिए हम चलते हैं। पहला ए कह रहा है कि अंकित स्थानों के तापमान। तो देखिए, यहाँ पे स्थान लिखा है और तापमान, यहाँ पे स्थान और यहाँ पे तापमान। ये स्थान और ये है तापमान। तो देखिए, पहला क्या है, बेंगलोर। तो बेंगलोर का तापमान कितना है? बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस तापमान।
उसके बाद से ऊटी, तो ऊटी का तापमान कितना है 14 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद है शिमला, तो शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद से श्रीनगर, तो श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तापमान। और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है तो -8 डिग्री सेल्सियस तापमान। आगे चलते हैं हम बी पे, कह रहे हैं कि सबसे गर्म स्थान। तो सबसे गर्म स्थान यानी कि देखिए यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्सियस तापमान किसका है तो बेंगलोर का, यानी कि बेंगलोर जो है सबसे गर्म तापमान वाला स्थान है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सबसे कम किस जगह पे तापमान है तो लाहौल स्पीति, यानी कि लाहौल स्पीति जो है सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि इसका ये हो गया सबसे ठंडा स्थान क्या है तो लाहौल स्पीति का तापमान जो कितना है -8 डिग्री है, इसलिए सबसे ठंडा स्थान है। उसके बाद से कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर, तो देखिए यहाँ पे जो अपना बेंगलोर का तापमान कितना है तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और यहाँ पे लाहौल स्पीति का तापमान कितना है तो -8 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो देखिए यहाँ पे अंतर में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी कि 22 -8, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे देखिए 22 और 8 कितना होगा 30, यानी कि जो उसका अंतर है वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद से अगला कह रहा है सी कि श्रीनगर का तापमान। तो देखिए श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखिए अगर इसमें आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सभी अपने सामने किताब रख करके और आप सब आसानी से देख सकते हैं, उस पर दर्शाया गया है संख्या रेखा पर कि किसका तापमान कितना है। तो आप सभी किताब अपने सामने रख के देख सकते हैं। तो सी कह रहा था कि श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस तापमान, और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो देखिए इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा था, तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा तो श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री, और उसके बाद से ये जो अपना है लाहौल स्पीति का तापमान, कह रहा है कि दोनों अंतर क्या है तो देखिए यहाँ पे ये था -2 और ये था -8, यानी कि -8 और -2 के बीच में कितना तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है। ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है तो 6 डिग्री। उसके बाद से डी कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए यहाँ पे शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग, देखिए शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस तापमान। आप देखते थे कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तापमान इज इक्वल कितना हो गया तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो आप सभी देख सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना हो रहा है तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। ओके, शिमला का तापमान कितना है तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि जो इनका अंतर है, सवाल कह रहा था कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान के योग से कम है। तो देखिए यहाँ पे शिमला का तापमान कितना है तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसका मतलब क्या है तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से क्या है कम है। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, अतः -3 डिग्री सेल्सियस तापमान इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। तो यहाँ पे अपना प्रश्नावली
1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखिए 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10, कुल अंकों का योग देखिए यहाँ पे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 - 15 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 35। अतः अंकों का कुल योग कितना था तो 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 35। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तापमान था और मंगलवार को तापमान कितना था तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर में कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -2 डिग्री सेल्सियस तापमान, और उसके बाद से कह रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान में कमी आई। कितनी कमी आई तो 2 डिग्री, यानी क्या हो गया माइनस हो गया। इसलिए मंगलवार को तापमान बराबर -5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 2 डिग्री और कम हो गया, तो ये कितना हो गया -2, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो कितना हो गया मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद से क्या है कि बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हो गई। कितनी तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की। अब देखिए जब मंगलवार को तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस तापमान और बुधवार को क्या हो गया 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। तो देखिए इसलिए बुधवार को तापमान बराबर -7 डिग्री सेल्सियस तापमान और प्लस, यानी कि जो था +4 कहाँ से आ रहा है तो ये क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि हम इसको क्या कर दिए इसमें जोड़ देंगे। तो हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया -3 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि बुधवार को तापमान कितना हो गया तो -3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -7 डिग्री सेल्सियस तापमान और बुधवार को कितना हो गया -3 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई समुद्र तल से कह रहा है कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच का ऊर्ध्वाधर दूरी कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है हवाई जहाज कहाँ पे है तो समुद्र तल के यानी देखिए यहाँ पे जो बीचों बीच है ना, ये जीरो के बीचों बीच ये क्या है उसका तल है। तो तल के 5000 मीटर ऊंचाई पे क्या है तो हवाई जहाज, और सेम पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी है तो 1200 मीटर। इसलिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। देखिए कि यहाँ पे 5000 + 1200 इज इक्वल टू कितना हो गया तो इन दोनों के जो बीच की दूरी हो गई कितनी हो जाएगी
6200 मीटर, अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो गई? तो 6200 मीटर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा करता है और अगले दिन उसमें से रुपया 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, खाते में जमा की गई राशि कितनी है? तो 2000 है। यहाँ पे 2000 रुपया क्या किया हमने? जमा किया। और खाते में से निकाली गई राशि, खाते में से कितनी राशि निकाली हमने? तो 1642। इसलिए निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि, देखिए यहाँ पे 2000 रुपया था और जो रुपया हमने निकाला उसको हमने क्या लिया? ऋणात्मक लिया, यानी कि माइनस 1642 इज इक्वल टू कितना रुपया बचा? तो 3558 रुपया। अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में कितना रुपया बचा? तो 358 रुपये बचे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी कि उल्टा बिंदु बी से वह अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। ओके, संख्या रेखा के अनुसार यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, हम मान लेते हैं कि इस तरफ जो पूर्व गई उस संख्या को क्या मान लेते हैं हम? धनात्मक। और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक, यानी कि इस साइड की दूरी को हमने माना क्या? ऋणात्मक। तो बिंदु ए से बी की दूरी कितनी है? यानी कि ए से बी की दूरी, ये ए से बी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे है 20 किलोमीटर। उसके बाद से बी से सी तक की दूरी कितनी है? तो 30 किलोमीटर। ओके, तो बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, यानी कि हम क्या करेंगे? 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आया? देखिए यहाँ पे 20 माइनस 30 इज इक्वल टू -10 किलोमीटर की दूरी। अतः रीता की अंतिम स्थिति को बिंदु ए से सी तक पूर्णांक -10 से निरूपित करेंगे या फिर होगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? ये सवाल ऐसा कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है तो वह वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का जो योग है वह समान आ रहा है या नहीं।
यदि समान आ गया तो वो जो वर्ग है वो क्या हो जाएगी, मायावी वर्ग हो जाएगी। तो चलिए हम पहला लेते हैं, कि हम पहले लेते हैं उसमें देखते हैं पंक्तियों का योग देखते। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने इसको ले लिया। ओके, देखिए -5 प्लस नहीं +5, यहाँ +5 प्लस -1 प्लस -4। तो यहाँ पे देखिए +5 और यहाँ पे ये -1 प्लस -4 इक्वल टू कितना हो गया, -5, यानी कि 5 - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद से दूसरी पंक्ति को हम लेते हैं। ओके, -2 प्लस -5 प्लस -2 प्लस 7, इसको हमने जोड़ा तो कितना है, -7 प्लस कितना गया यहाँ पे 0। उसके बाद से तीसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 प्लस 3 प्लस माइनस, यानी कि ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद से हम क्या लेते हैं, स्तंभ, यानी कि ये खड़ी ले लेते हैं, स्तंभ लेते हैं। तो देखिए स्तंभ में क्या क्या है, 5 प्लस -5 प्लस 0, यानी कि 5 - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। उसके बाद से हम इस स्तंभ को लेते हैं। तो -1 प्लस -2 प्लस 3, इसको हम लेते हैं। तो -3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद से हम लेते हैं लास्टवा, ये वाला -4 प्लस 7 प्लस -3, यानी कि 7 - 7 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हम लेंगे क्या, विकर्ण। विकर्ण में देखिए हम ले रहे हैं, पहले हमने ये विकर्ण को लिया। देखिए ये विकर्ण को हम पहले लेते हैं। तो क्या है, 5 प्लस -2 प्लस -3, यानी कि 5 - 5 इक्वल टू 0। उसके बाद से हम लेते हैं इस विकर्ण को। तो देखिए -4 प्लस -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया, -6, यानी कि इस वर्ग के सभी पंक्तियों तथा स्तंभ तथा विकर्णों का योग जो है समान नहीं है। देखिए यहाँ पे योग कितना आ गया है, यहाँ ये जो लास्ट वाला पंक्ति ये विकर्ण का योग कितना आ रहा है, -6, यानी कि यह जो वर्ग है एक मायावी वर्ग नहीं है। यह वर्ग क्या है, मायावी वर्ग नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग। अब हम देखेंगे दूसरा, अब हम दूसरा वर्ग को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम फिर से क्या लेते हैं, पंक्तियों को लेते हैं। तो आप सब देखिए यहाँ पंक्ति को हमने लिया, 1 प्लस -10 प्लस 0, तो कितना हो गया, 1 - 10 इक्वल टू -9। उसके बाद से हम इसको लेते हैं, तो इसको हल कितना आया, -9। उसके बाद से इसको हल किया तो कितना आया, -9। देख रहे हैं आप लोग। अब हम क्या लेते हैं, स्तंभों में संख्याओं का योग। तो जब हमने स्तंभों को लिया तो भी हमारा कितना, -9, यह स्तंभ लिया फिर -9 और यह स्तंभ लिया तभी -9। अब हम क्या लेते हैं, विकर्ण। तो देखिए 1 प्लस -3, 1 प्लस -3 प्लस -7 इज इक्वल टू कितना हो गया, -9। और यहाँ पे 0 प्लस -3 प्लस -3 इज इक्वल टू -9, यानी कि इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को योग समान है, अतः यह वर्ग एक क्या है, मायावी वर्ग है।
तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।